आचार्य जी प्रणाम। आ गया हूँ सूर्यकांत। जी जी, हर हर महादेव। चलिए जी, आज का पाठ आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां श्रीशंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सुमित जी? जी 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 सुन पा रहे हैं, ठीक है जी जी। तो मित्रों, आज हमें जो पाठ पढ़ना है वो हम प्रकृति भाव संधि ही पढ़ रहे हैं। काफी दिनों से मैंने कहा था यह संधि थोड़ी लंबी है और संधियों की अपेक्षा इसमें बड़ी शर्तें हैं। तो आज हम इसी की लगभग ये तीसरी या चौथी कड़ी में चल रहे हैं। तो आपका जो विषय है वह आपके सामने है। और कल जो एक जगह थोड़ा गलती हो गई थी, उस इमेज को हमने दोबारा से सुधार दिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब आप उस स्लाइड को वापस से देखें। उसको वास्तविक ऐसे होना चाहिए था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। यह सही स्लाइड है। कल थोड़ा एक विषय इधर का उधर हो गया था, इस कारण से हमने आज उसे वहीं का वहीं कर दिया है। जी, तो आज आप इसे सम्मिलित करें अपने ज्ञान में और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी। और भी ये सब भेज दिया जाएगा ग्रुप में। फिर भी आपको थोड़ा दिखाना जरूरी था कहाँ गलती थी, क्या सही की गई है। और आइए इसी विषय को जहाँ पर हम अभी चर्चा कर रहे थे वहीं बढ़ते हैं आगे। जी। तो मैं चाहूंगा कुछ लोग अपना वीडियो जरूर ओपन रखा करें। जैसे बालकृष्ण जी हैं, सुमित जी ने तो रखा हुआ है, सूर्यकांत जी हैं। मैं आपको देख पाता हूं तो मुझे और अच्छा लगता है। मुझे फीलिंग होती है कि आप मेरे सामने बैठे हो, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता यह क्या कहते हैं, कृत्रिम पाठनम हो रहा है ना। मुझे लगता है कि नहीं, वास्तविक वही कंडीशन है जैसे आज से पहले हुआ करती थी कि गुरुकुल में सामने छात्र होते थे, एक शिक्षक होता था। वैसी फीलिंग आनी चाहिए, तभी पढ़ाई हो पाती है। फीलिंग लाने के लिए ही तो हमने हाँ हूँ वाला सिस्टम रखा, और ये और रखेंगे तो थोड़ा और अच्छा होगा। और बस यही यांत्रिक ना हो, बल्कि जहां तक हो सके कि यह थोड़ा रियल जैसा लगे, कुछ ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। जी जी। तो चलिए अब आगे। यह संधि है प्रकृति भाव संधि। और जो प्रकृति भाव संधि की देख लेना, ये तीसरी या चौथी कड़ी होगी कोई, जहां पर हम चल रहे हैं अभी। और मित्रों, आपकी सूचना और दे दें, कल हमारी प्रकृति भाव संधि भी समाप्त हो जाएगी और ये अच संधि प्रकरण भी समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम एक टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं सूर्यकांत जी। और हमने विचार किया है कि यह जो टेस्ट है जी। यह हम गूगल फॉर्म होता है ना, हाँ हाँ उसके माध्यम से लेंगे इस बार। जी। हमने इस दौरान अपने यहाँ विद्यालय में जो हमारे एक लाइब्रेरियन है नवीन हाँ डोबरियाल जी, जी। उनकी सहायता से उसको सीखा कैसे क्या करते हैं। तो बहुत इजी है उसके माध्यम से बनाना। तो हम उसे बना करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपको उससे ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे आप नेट की या टेट की या कुछ टीजीटी की कुछ ऐसी परीक्षा दे रहे हैं। तो ऐसा हमारा विश्वास है। तो जी जी। उसको हम करेंगे। तो उसके लिए प्रार्थना और अभी से कर दे रहे हैं आप लोगों से, जो आप समूह में जितने भी लोग हैं, है ना, उनसे यह प्रार्थना है कि वह लोग अपने
उन्हें अभी आप जो पढ़ चुके हो असंधि में अब तक, वहां तक आप प्रश्न बना करके देंगे। प्रश्न की भाषा संस्कृत होगी और जैसे प्रश्न वो वैसे ही होंगे, अक्सर मैं आपसे ऐसे पूछा करता हूँ, बहुत सारा अभ्यास कराया करता हूँ, इस प्रकार का प्रश्न देंगे। अच्छा, वह प्रश्न अब की बार हम ऐसा रखते हैं, अभी हम बहुविकल्पीय प्रश्न रखते हैं, जिसमें कि 4 ऑप्शन होते हैं, एक प्रश्न उसके 4 ऑप्शन। तो आप सभी लोग प्रश्न बनाना शुरू कर दें, क्योंकि जो अब प्रतिपदा आने वाली है परसों के दिन, तो उस दिन वह होगा, तो प्रश्न बनाएं। और आप लोग हमें कम से कम कुछ नहीं तो 20-20 प्रश्न, आपको क्या करना है, प्रश्न पहले लिखना है संस्कृत में। और लिखना का मतलब अब की बार मुझे टाइप मैटर चाहिए। आप लोगों के पास मोबाइल है, किसी के पास लैपटॉप है, सब कुछ है ना? तो 20 प्रश्न का आप योगदान देंगे उसमें। और आपको क्या करना है, प्रश्न लिखना है और प्रश्न का 4 आपको ऑप्शन देने हैं, जैसे आपको परीक्षाओं में होता है प्रायः। और जो सही ऑप्शन हो उसको वहां पर बता देना है कि ये वाला, लास्ट में उत्तर की भी भेज सकते हो उसकी कि हाँ ये वाले सही है। तो मैं उनको देखूंगा प्रश्नों को, तो मुझे यह आकलन हो जाएगा। प्रश्न बनाने से आपका ज्ञान, सबसे पहली बात मैं समझ पाऊंगा कि आपने कहाँ तक घुस करके प्रश्न बनाए हैं। मैं उन्हें देखूंगा उन प्रश्नों को। अच्छा, और उन प्रश्नों को देखने के बाद मुझे अच्छा लगेगा, तो उन प्रश्नों में से हम जो एक बहुत जो प्रश्न पत्र बनाने जा रहे हैं, हम सोचे हैं लगभग 50 प्रश्न उसमें होने चाहिए, क्योंकि संधि तक यह पूरा उसमें कवर हो जाएगा। तो हम सोचे हैं 50 प्रश्न होने चाहिए। उसका टाइम कोई बस लगभग 30 मिनट का टाइम रखें, 30 मिनट में हल कर दें, क्या तो टिकी तो मारना है। तो यह उसका समय रखें। तो आप लोगों के बनाए हुए प्रश्नों में से हम कुछ प्रश्न रखेंगे और कुछ हम खुद देखेंगे। अच्छा, जो आपने जिस क्वालिटी के नहीं बनाए होंगे तो हम उसमें कुछ अपनी तरफ से खुद ऐड करेंगे। तो आप हमें उन प्रश्नों को ग्रुप में नहीं भेजें, बल्कि मुझे पर्सनल भेजेंगे, कि जिससे पता चल जाएगा ना। आप आपस में अगर भेज लेंगे तो कुछ लोग देख लेंगे कि ये कैसे हैं। हाँ, बाद में वो प्रश्न सार्वजनिक कर दिए जाएंगे कि किसने क्या भेजा था, हम उन्हें सार्वजनिक कर देंगे जब आपकी वो परीक्षा हो जाएगी तब। क्योंकि मैंने देखा कि लिखित वाली परीक्षा में बहुत ज्यादा लोग हिस्सा नहीं लेते थे, जैसे हमने अभ्यास दे दिया, वो दे दिया, तो मुश्किल से 20-25 लोग। बाकी और तो इसमें टिक करने में तो सोचेंगे चलो टिक ही तो करना है, कौन सा कॉपी पेन लेके लिखना है। तो यह कुछ एक अच्छा होगा। हालांकि सूर्यकांत जी मुझे लगता है कि इस पर कुछ कार्य कर रहे होंगे, और मैंने एक कार्य इस प्रकार का सोच लिया है, और ये थोड़ा अच्छा रहेगा जब तक वो कार्य करेंगे तब तक। जी जी चलिए, खैर। हाँ, तो मित्रों, यह सूचना देनी थी तो दे दी। अब आइए पढ़ते हैं। सूत्र है आपका मय उयो वोवा। सूत्र का क्या अर्थ है कि मय उयो वोवा। सूत्र को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, है ना। मय उयो वोवा, अद्भुत सूत्र है। सूत्र का अर्थ यह बनता है मित्रों, मय, आपकी किताब में जो लिखा हुआ है ना, जो ब्लैक अक्षरों में, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है उतनी वृत्ति। बाकी हमने ऐड कर दी है सरलता की दृष्टि से, आप उसे समझ पाए कि जी ये मय क्या है। मय जो शुरू में लिखा है, ये मय है क्या। तो अब जो पाणिनि जी के शास्त्र को नहीं जानेगा, कोई पौराणिक होगा, तो वो तो यही समझेगा कि मय नाम का जो दानव है, ये है जो तमाम रचनात्मक कार्य किया करते थे, ये दानव थे, मय नाम के दानव, तो ऐसा समझेगा। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। आप चूंकि व्याकरण पढ़ रहे हो, तो यहाँ के अनुसार उसका अर्थ लेना, मय नाम का एक प्रत्याहार है जी। जो हमने वहां बनाया था, जो आपके यमगणनम के म से लेकर के कपाई के और ये लास्ट तक जाएगा। कपय के या तक बनेगा। चलो, आप लोगों को स्मरण है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आप लोग भूले ना, जो कुछ पढ़ें यह अपने ऊपर एक कृपा और करें। जो ज्ञान नया अर्जन कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जो तुम्हें आ चुका है उसको भूले ना, इसका भी ध्यान रखें। तो न भूलें, उसके लिए क्या करना है, मैंने एक ही बस आपको तरीका बता रखा है। इस धरातल पर मुझे तो एक ही तरीका नजर आया, वो है पारायण। उस ग्रंथ को रोजाना हनुमान चालीसा की तरह पाठ करना है, एक बार 24 घंटे में कभी भी एक बार कर लिया। आप चाहे तो सोते वक्त या अपने पूजा के वक्त, आप जो भी वक्त चुने उसके लिए, वो आपका वक्त है। तो चलिए, सूत्र का अर्थ क्या है। सूत्र का अर्थ है मय, अर्थात मय एक प्रत्याहार है। तो मय इति प्रत्याहार, ये पंचमी है। मय में क्या है, पंचमी है, तो मय इति प्रत्याहार अर्थ किया है हमने सुमित चतुर्वेदी।
और क्या होता है, मयः परस्य अर्थात मय से परे ऊय, ऊयो उकारस, ऊय, ऊय मतलब उकारस्य, वो मतलब बकारह है, स्यात को ही मैंने जोड़ दिया है, इसको आप ऐसे कोष्टक में रखिएगा क्योंकि आपकी बुक में स्यात पद नहीं है। इसके बाद सीधा क्या दिया है, वाची पद दिया है, वाची। जी। वाची का मतलब क्या है, वा प्लस अच्छी। अची। जी। तो मतलब वा मतलब विकल्प से यह काम होता है, और अची मतलब ये है अचपरे रहते यह काम होता है। ठीक है। जी। अच्छा, मैं कुछ चीजें और इसमें विशेष बताना चाहता हूँ आपको। सूत्रार्थ क्लियर है, डायग्राम बना दिया है, तो उन लोगों को भी क्लियर हो जाएगा जिनको शायद ऐसी सूत्रात्मक भाषा को नहीं समझने में कुछ ऐसी दिक्कत हो। तो मय परस से देखो, मय प्रत्याहार का कोई एक वर्ण इधर होना चाहिए, ठीक है। उससे परे क्या होना चाहिए, उससे परे होना चाहिए ऊय। ऊय क्या चीज है मित्रों, हमने आपको चादी गण दिखाया था व्याकरण में अभी 2 दिन पहले। उस चादी गण में एक ऊय नाम का निपात भी पढ़ा गया है। एक तो ऊय निपात है और एक ऊ अलग है, वो वाला ऊ जो आप अभी ऊ उमेश ई इंद्र इन प्रयोगों में देख करके आए, वो अलग है, ठीक है ना। जी। तो यह आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये क्या करता है, ऊय का जो ऊ होता है, ऊय का बचता क्या है, यहाँ पर यह याद रखना सूर्यकांत जी, ये यकार भी अंतिम हल है, अतः ये संज्ञक हो जाएगा जी। हल अंतिम द्वारा, और तस्य लोपः द्वारा इसका लोप कर लोप हो देना, जाए। तो ऊ मात्र बचेगा। अतः जी। मैंने जो नीचे लिखा है वो ऊ लिखा है। अर्थात ये सूत्र क्या करता है कि मय से परे ऊय, ऊय मतलब जो ऊय का जो ऊ होगा, है ना, क्योंकि उसका ऊ बचता है, तो उसको जी। क्या कर देता है, ये व कर देता है। नीचे एक ग्रीन कलर में वह दिखाई दे रहा है, मतलब ये आदेश है, उसके स्थान पर हो रहा है। और उसके बाद क्या हो, मतलब ऊ के बाद क्या हो जी, अच परे होना चाहिए, अच वाली कंडीशन, ठीक है, समझ गए होंगे इसे। तो यह सूत्र कहता है, आपने अब अर्थ समझ लिया होगा, है ना, वो मतलब बकारह श्याद वाची, विकल्प से हो, अच के परे रहे, ये काम विकल्प से होता है, ठीक है। उदाहरण बताइए, क्या उदाहरण है इसका, ये है किम उ उक्तम, यह उदाहरण है। एक तो किम शब्द है, जैसे आप जानते हो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है संस्कृत में, जी। है ना, जी। जिसको पूछते हैं क्या, भगवान किम करोति, तो एक किम प्रश्नवाचक शब्द है। अच्छा, इसके बाद ये ऊ जो दिखाई दे रहा है, ये ऊय का ऊ है, जिसकी भी चर्चा की है। जी। अच्छा, उसके बाद है उक्तम, उक्तम में भी क्या है, अच परे है ऊ। अब आपको इस सूत्र का अर्थ घटाते हैं, देखो सूत्र का अर्थ आपको समझना, घटाना, जो सूत्र जहां लग घट रहा है वहां सूत्र की प्रवृत्ति होगी। तो मय परस्य, मय से परे, तो मय है कि नहीं, यस, के मुंह में म है अंत में हल, तो मय से परे ऊ है, यस है, कहाँ है, ये रहा, मय से परे ऊ, उसको वाह हो जाएगा, विकल्प से होगा, पर कब कब, जब अच परे होना चाहिए। तो उत्तम का जो ऊ है वो अच परे है, यस, सूत्र की कंडीशन घट गई। तो यहाँ जी। पर मय उयो बोवा सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, ऊ को वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊ को वह हो जाएगा। वह। तो आपने ऊ को वह कर दिया, तो कंडीशन बनी किम वह उत्तम, जी। ठीक है। अच्छा, जब आप इसे मिलाएंगे, आपने जब इसे मिलाया तो रूप बन जाएगा किम वुक्तम, मतलब माँ आधा रह जाएगा, वह में ऊ मिल जाएगा, तो किम वुक्तम, ये बन जाएगा। जी। अच्छा, यह कार्य क्या है, विकल्प से होता है, मैंने यहाँ बताया था ना, वाची, वाची मतलब विकल्प से अच परे रहते, तो यह कार्य विकल्प से होता है। तो विकल्प से होता है कि मतलब एक बार जो ऊ है उसको वह होगा नहीं, तो ऊ को वाह नहीं होगा, तो फिर क्या होगा भाई। तो अब सोचना है कि यह ऊ को वाह नहीं होगा, तब इस कंडीशन में यहाँ कौन सी संधि प्राप्त होगी, सूर्यकांत। अभी अकद सवर्ण दीर्घ प्राप्त थी। हाँ, अरे वाह, आपने बता दिया, आपने पहली संधि बता दी कि यहाँ क सवर्णे दीर्घ प्राप्त थी, ठीक, बहुत अच्छे। लेकिन उस अक सवर्णे दीर्घ, ठीक है, प्राप्त है, लेकिन आप यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखना है, आप अभी एक पीछे सूत्र पढ़ के आए हो, निपात एका जना। जी। क्या सूत्र पढ़ के आए हो, निपात एक निपात एका जना। वो सूत्र ये कहता था, एक अचरूप निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। एक अचरूप निपात मतलब वो अकेला होना चाहिए, और वो निपात होना चाहिए। निपात को समझाने के लिए मैंने आपको ऊय लिखा हुआ है कि वो निपात में पठित है। जी।
तो ये एकच रूप निपात है ऊ। ऊ मतलब जी ये पहला वाला है ना, जी जो जी प्लस के चिन्ह से लेफ्ट में है। जी ठीक है। जी अच्छा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर निपात ए का जनांग सूत्र से एकच रूप, इसकी क्या हो जाएगी, निपात की प्रगृह संज्ञा प्रक्रिया है। प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। प्रक्रिया संज्ञा है। अच्छा, प्रगति तो एक सूत्र है प्रक्रिया च नित्यम। यदि जी प्रक्रिया संज्ञक शब्द से यदि अच परे होता है तो उसे प्रकृति भाव करता है। जी पहले आप संज्ञा करना है, संज्ञा के बाद प्रकृति भाव का कार्य विधा, उस कार्य को करने वाला सूत्र सोचना है आपको। जी तो क्या होगा, यहाँ पर उस सूत्र द्वारा प्रकृतिवत भाव हो जाएगा। अच के परे तो उत्तम का उ अच परे मिल जाएगा, तो जी प्रकृतिवत भाव प्राप्त था। याद रखिए क्या प्राप्त था, प्रकृति मतलब का। सवर्ण दीर्घ को प्रकृतिवत भाव बांध लेगा, क्योंकि वो जी विशेष है ना, जी वो विशेष सूत्र है। विशेष कैसे है, आप हमेशा ध्यान रखिए, जब मैं उसे विशेष कहता हूं या उसे अपवाद बताता हूं, तो मैं ये क्यों आपको बताना चाहता हूं, इस बात को याद रखना है कि हमेशा पाणिनि जी के सूत्रों की जो प्रवृत्ति है उत्सर्ग और अपवाद रूप में होती है। हालांकि नियम और भी है, पर नित्य अंतरंग अपवाद उत्तर, पर नित्य अंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तर बलिह, इस बात को समय आने पर स्पष्ट किया जाएगा। पर अब आप अभी छोटी सी बात यह समझ लीजिए कि कोई सूत्र ज्यादा एरिया में लग रहा है, मतलब वो ज्यादा एरिया में प्राप्त है, और पाणिनि जी ने क्या कर दिया, एक सूत्र और बना दिया। जहां पर वो ज्यादा एरिया वाला प्राप्त था वहीं पर एक सूत्र बना दिया जो कि उसकी अपेक्षा कम एरिया में लग रहा था। अब एरिया कैसे तुम्हें पता चलेगा, बिना सूत्र का अर्थ याद किए आप एरिया को पता नहीं कर सकते। आप ये समझ लें, व्याकरण का मतलब है आपको सूत्रों का अर्थ पता हो, चाहे सूत्र करता क्या है। आपको सूत्रों के द्वारा प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि सूत्र लगेगा तो यह प्रयोग बनेगा, यह काम होगा। सूत्र जी नहीं लगेगा तो काम नहीं होगा। ठीक है। जी तो आइए, तो यहाँ पर अक सवर्णे दीर्घ को बात करके प्रकृति भाव प्राप्त है। ठीक है। जी और उस प्रकृतिवत भाव को इसने बाधा था, प्रकृति भाव को बाधा था मैं उयो वो वासूत्र। ऊ को वह कर दिया था एक बार इसमें, पर ये जब नहीं करेगा तो जस्ट पिछला वाला सूत्र उपस्थित हो जाएगा जो प्राप्त था। तो जी कौन सा प्राप्त था, आपका प्रकृति भाव प्राप्त था। क्या प्राप्त था, प्रकृति भाव प्राप्त था। निपात एकांजन से वो बिल्कुल उसकी प्रक्रिया हुआ, प्रक्रिया संज्ञा और फिर प्रकृति भाव उस प्राप्त। प्रक्रिया से। अतः हमने दूसरे इस जगह क्या किया है, प्रकृति भाव किया है। देखो दूसरा रूप में क्या है, कुछ नहीं है, किम ऊ को बस थोड़ा सा उसमें जोड़ दिया है, और किमुक्तम किमु उक्तम, ये प्रकृतिवत भाव हो गया। तो प्रकृति भाव संधि ने किसको बात दिया यहाँ पर, अपने सवर्ण दीर्घ संधि को बात दिया। जी और अच्छा, प्रकृतिवत भाव विकल्प से होता नहीं है, नहीं तो कदाचित सवर्ण दीर्घ होता, वो तो नित्य होता है प्रकृतिवत भाव, ये भी आपको याद रखना है। जी केवल मैं उइयो वो विकल्प है, इसलिए प्रकृति भाव संधि को इधर आना पड़ा बस। तो आप ये दोनों रूप समझ गए हो। अभी तक की हमने जो अभी 2-3 मिनट में ये बात बताई, वही बात अस्य सूत्रस्य आरंभ के अर्थ, इसी का प्रश्न और उत्तर है सब कुछ। ठीक है। तो यह सूत्र क्यों बनाया, यह प्रश्न है, मैं उइयो होगा। ठीक है। जी तो उसका उत्तर यह है कि निपात एका जनांग इति सूत्रेण उकारस्य प्रगृह्य संज्ञात्वा। कि निपात, यदि यह सूत्र नहीं होता कदाचित मैं उइयो होगा, तो यहाँ क्या होता कि मुक्तम में कि निपात एका जनांग इस सूत्र के द्वारा उकारस्य प्रगृह्य संज्ञात्वा, उकार की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती। और प्रगृह्य संज्ञा हो जाने से क्या होता, नित्य प्रकृतिवद भावे प्राप्ते, प्रकृतिवद भाव नित्य प्राप्त रहता। तो मतलब एक ही रूप बनता है जिसपे टिक लगा हुआ है सेकंड नंबर का। जी ठीक है। जी अच्छा, यणादेश तु अप्राप्त, यणादेश तु अप्राप्त अर्थात आप यहाँ ये ध्यान रखिए, यहाँ ऊ के स्थान पर ये वाह हुआ है, कुछ यण आदेश जैसा है ये काम। मैं उइया जो काम कर रहा है वो कुछ यणादेश वाला काम कर रहा है। जी अतः विकल्पेन वकार मात्रम विधानार्थम सूत्रारंभ, अतः विकल्प से यहाँ पर वकार हो जाए, ऊ के स्थान पर वह हो जाए, इसलिए सूत्र का आरंभ किया गया है। अच्छा, अब आपको प्रश्न उठेगा कि यहाँ तो यणादेश ही हो जाता, कोई एणची से इस ऊ को वह हो जाता, उक्तम का अच ये परे रहते। जी समझ रहे हो ना, जी जी का यह काम हो जाता। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं,
इस सूत्र की शर्त अलग है, इसको मय से परे ऊये चाहिए और इसको मय से परे ऊये चाहिए, तब उसको वा करता है और फिर अच परे हो। लेकिन एकोणची में ऐसा नहीं है, वहां पर तो एक के स्थान पर यण हो, मतलब ऊ को वाह हो जाएगा डायरेक्ट, अच परे रहते। तो इसकी शर्त इस सूत्र की थोड़ा अधिक है एकोणची की अपेक्षा, ठीक है ना। हालांकि कंडीशन तो यह बनती है, एकोणचियां नहीं हो पाता, क्यों? ऊ उक्तम में एकोणची का है क्या कहते हैं, दादा, एकोणची का दादा बैठा हुआ है अका सवर्णे दीर्घ, वो खुद ही नहीं इसे होने देगा। जी जी। सबसे पहले तो एकोणची प्राप्त था ना, हाँ 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 जी उसको तो सवर्ण दीर्घ ही बांध लेगा जी। ऐसे भी प्राप्ति नहीं। लेकिन किमु उत्तम के लिए जो मय ऊयो वो बनाया, वो विशेष परिस्थिति में बनाया, पर कार्य उसने वही किया जो उसके द्वारा होना चाहिए था एकोणची के द्वारा, पर उसकी प्रवृत्तियां हो नहीं सकती। तो इसलिए क्या मैंने लिखा है, अथवा विकल्पेन वकार मात्रम विधानार्थम, विकल्प से मात्र वकार के विधान के लिए, मैंने यण नहीं लिखा, यण के विधान के लिए, मात्र वकार के विधान के लिए सूत्र का आरंभ किया गया है। तो यह आपको स्पष्ट हो गया होगा, और किमुक्तम एक ही इसमें प्रयोग है, ठीक है। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे, यह सूत्र पूरा हुआ। जी महोदय जी। हाँ, एक जगह को सवर्ण साकल्यशी लगेगा। है? वो पढ़े नहीं है अभी वाला सूत्र। आचार्य जी इसमें बताइए, जो धनंजय जी कहिए, क्या कह रहे थे? जी जी महोदय, निवेदन ये है कि ये जो किमु उत्तम दूसरा जो शब्द है, ये किमु उत्तम में पुनः दीर्घ संधि क्यों नहीं हो गई, किमु उत्तम क्यों नहीं हो सकती? अरे वाह, क्या बात है। वैसे हालांकि ये बात अभी थोड़ी देर में स्पष्ट होगी अगले वाले सूत्र में। यहाँ दीर्घ संधि पुनः क्यों नहीं होती है, उसका कारण यह है कि प्रकृतिवत भाव संधि के कारण, जहां जहां प्रकृतिवत भाव संधि हो रही है, आपने गौर किया होगा, जैसे हमने गंगे जी, जी। अनु बनाया था और हरि ये तव ये से प्रयोग बनाए थे, वहां प्रकृति भाव वहाँ संधि उन बाद हो संधियों जाता की है। बाधिका होती है, हाँ बाद हो जाता है, ठीक ठीक। बाद हो जाता है ना। बहुत बहुत अच्छे। और कोई जी, प्रश्न जी, पूछे धन्यवाद। क्या? आपने ही पूछा था ना? हाँ मैं ये मैं नहीं पूछ रहा था आचार्य जी कि चलिए। यहाँ जो उकार लिए हैं वो उय का उकार है ना? यस यस यस, ये विशेष है। और कोई यदि मतलब इस चादी वर्ग से ना हो और हाँ। ऐसे ही कोई उकार हो ये वहां पर, ऐसा भी साधारण संभव उकार हो तभी सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, नहीं होगी? ठीक नहीं होगी, ये ध्यान रखना, है जी ठीक है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी वैष्णवी जी। जी नमो नमः। जी नमो नमः। महोदय मेरा एक कंफ्यूजन है पहला, कि ये जो मई प्रत्याहार है, हाँ हाँ, इसमें यमंगनम जो है उसका मौ लास्ट में आता है, तो लास्ट में कहा आता है, वो तो बीच में आता है ना, यम, देखो म आ गया, यहाँ के बाद सीधा अच्छा आ हाँ, गया। जी जी। हाँ हाँ हाँ, और बताइए दूसरा कंफ्यूजन। और ये एक है ऊ वाला जो है कि वो ऊंग का ही होगा, वो हम कैसे समझेंगे? मतलब यह कैसे, क्या समझना है? ऊ ये जो है ऊ का ही होगा, हाँ वो कैसे समझेंगे? मतलब क्या समझना है आपको? एक बार प्रश्न और बताइए, मैं आपके प्रश्न को भी समझ नहीं पा रहा हूँ। उंग जो है ना, उसका जो हाँ। ऊ है, हाँ अच्छा, ये आप समझेंगे कैसे कि ये वाला जो ऊ है वो ऊय का ही ऊ है? जी। हाँ, ये तो आपने बहुत पते की बात कही है ना। ये समझेंगे कैसे, ये तो दिक्कत है कि ये ऊई का ही ऊ है ना। चादी है ना? है तो चांदी होने से क्या हो जाएगा भाई? वही तो समझना है। है यह, इसको समझना आपको। हाँ हाँ, एक मिनट अंकित उपाध्याय जी, हम इनको उत्तर दे लें फिर आपका प्रश्न लेंगे। देखो ऊ को कैसे समझा जा सकता है, इसका बस एक ही रास्ता है कि उस, जैसे किमुक्तम, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, अर्थात अर्थ के द्वारा ही यह पता चलता है कि उसमें आए हुए जो शब्द हैं उन वो कौन किस रूप में कौन किस रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो महोदय, हाँ हाँ, किस, ये हम जैसे यहाँ पे अर्थ से समझ पाएंगे मात्र ये।
हाँ हाँ बताइए वैष्णवी जी। यहाँ पे जैसे किमु उक्तम है, तो किम हाँ। प्रश्नवाचक हो गया। हाँ तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रश्नवाचक होगा उसमें वही प्रत्यय हो, सॉरी उसका उ जो होगा वो वही का होगा। हाँ, ये भी मैं वही कह रहा हूं आपसे, वाक्य की स्थिति, वाक्य के अर्थ को लेकर के आप समझ पाएंगे इसे। जैसे वाक्य में आपने जैसे इसे पकड़ा कि ये किम प्रश्नवाचक है, तो ये ऊ क्या मतलब है, इसका मतलब यह पता चलता है कि ये चादी वाला ही होगा। और अन्य दूसरा जो ऊ यदि तुम ले भी आओ, जैसे अयुण में से ऊ उठा लाओ जी या और कोई ऊ ले आओ, तो उसका अर्थ यहाँ पर कुछ है नहीं, उसका संगत नहीं होगा ऐसे कुछ लाने से, क्योंकि चादी वाले निपात ऊई का तो अर्थ है ना, कभी वो वितर्क अर्थ में आता है। जैसे यहाँ पर वो पूछ रहा है कि मुक्तम, कह रहे जी क्या कहा, है ना, कि मुक्तम क्या कहा, वो विस्मय पूर्वक पूछ रहा है, कभी वितर्क पूर्वक पूछ रहा है। तो यह ऊ वहां पर विस्मय को बता रहा है और कभी वितर्क को भी बताता है, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है ना। जी। तो ऐसे करके हम पहचान सकते हैं इसको। चलो बहुत अच्छे। अच्छा जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा इनके जो अर्थ हैं, हाँ, वो वो अव्यय प्रकरण पे लिखे हुए हैं, वो अव्यय प्रकरण अच्छा। पर वही लिखे हुए हैं, उसके जस्ट नीचे जहां जहां ये दिए हुए हैं। हालांकि आज से लगभग काफी साल पहले, मतलब 2014 में जो अव्यय हैं, हमने लगभग कोई 550-600 अव्यय जितने आपको पर्याप्त मिल सकते हैं, उसको लेकर के हमने कार्य किया था। हाँ। एमएड के दौरान अपने, जब हम भोपाल परिषद में थे, तो वह एमएड पर एक थीसिस, वो सॉरी अव्यय प्रकरण पर पूरी एक थीसिस थी, जैसा आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, ये इसी तरीके का बहुत अच्छा पावर पॉइंट के माध्यम से वो बनाया गया था। तो हमने 550 अव्यय अकारा, इसका नाम अपनी पूरी थीसिस डाल रखी है, स्लाइड्स है, तो और भी कुछ स्लाइड है अर्थों को, अव्ययों का अर्थ समझने के लिए मिल सकती है यदि अव्ययों को वहां जानना होगा तो। अभी आवाज चली गई थी शायद। अब आ रही है? हाँ अभी तो आ रही है, हालांकि थोड़ा थोड़ा समझ गया मैं क्या बोल रहा था। बीच में क्या था ना, एक फोन आ गया था एक, इसलिए आवाज चली गई। हाँ हाँ, चलिए, तो आप वहां देख लीजिएगा, मैंने वहां विस्तृत रूप से उनको बहुत अच्छे डिजाइन करके डाल रखा है, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, अब इनके नाम ले दीजिए। कहाँ डाल के रखा है? यह जो है ना, संस्कृत सारहा नाम का एक पेज, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। वो बहुत पहले का बना हुआ है, संस्कृत सारहा पेज, मतलब इसी नाम से है वो। हाँ वो मैं खोज लूंगा, यही चीज आपको, यही लोगो, यही सब चीज मिलेगा वहाँ। जी जी, मैं ठीक है जी। और तो ऐसे कोई हाथ नहीं उठे दिख रहे हैं। तीन हाथ उठे हैं। अरे मुझे क्यों नहीं दिख रहा? हाँ हाँ, चलो। अच्छा, मैं को होस्ट नहीं हूं ना, इसलिए। अच्छा, आपको होस्ट नहीं, आज ये कर रहे हैं। सुमित जी, नाम लीजिए, सुमित जी, बालकृष्ण जी। जी जी, बैखरी जी। आचार्य जी नमो नमः। जी नमो नमः। ये जो अभी वैष्णवी जी ने जो प्रश्न पूछा था कि ये कैसे पहचाने, हाँ, मेरे पास जो पुस्तक है तो उसमें उन्होंने मराठी में लिखा है। हाँ बताइए, बहुत अच्छे, वाह वाह। तो उसमें उन्होंने बताया है कि मय प्रत्याहार के आगे का जो वर्ण है, हाँ, मय प्रत्याहार का जो वर्ण है, उसके आगे अगर उ यह स्वर आता है और अच परे रहता है, हाँ, तो यह उय ऐसा जो है निपात, वो अच्छा उसका आदेश होता है, वह का आदेश होता है। अच्छा। तो ये सही है क्या? क्या हाँ, यह उन्होंने अर्थ बताया है, यह तो अर्थ है, सूत्र का अर्थ ही है इसमें, तो और कुछ नहीं, इस सूत्र का अर्थ मात्र बताया है। तो मैं आपको और एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता पूर्वक। जी यह आप कैसे समझ में आएगा कि ये कहाँ का, ये ऊ इत्यादि, आप जब पहले एक बार उन निपातों को पढ़िए, उन निपातों के अर्थ क्या हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप उन्हें अलग कर पाओगे। अव्यय प्रकरण को पढ़ने के बाद उनके निपातों के अर्थ क्या हैं और क्या अर्थ वो यहाँ संगत हो रहे हैं इन वाक्यों में, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यह वास्तविक ऊय है
और उससे अलग नहीं है ये, है ना, ये पता चल जाएगा। निरुक्त तो नहीं तरीका है। आचार्य जी, मुझे आप अगर अरे निरुक्त के हमें, बिल्कुल निरुक्त के हमें कोई ये भेजे थे आप में से कोई 2 लोगों ने, एक तो मेधा ने भेजा था और भी है कोई, उन्होंने भी भेजा था, तो उनको हम आपको सेंड कर देंगे, उन्होंने हमें इमेज भेजे हुए हैं, ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, चलिए। और अमन कुमार जी बिहार से, अमन लीजिए कुमार नाम जी। जल्दी से। अमन कुमार जी, आप नहीं सुन पा रहे हैं क्या? जी महोदय, नमन नमन, हाँ। अमन बोल रहे हैं। अमर बोलिए ना, अमन बोल रहे थे आप। अमर, अच्छा अच्छा, अमर कुमार जी, अमर कुमार। चिंता मत महोदय, मेरा ये प्रश्न है कि जिस प्रकार आपने उमी का उदाहरण दिया, लेकिन जो केवल ऊ लिखे हुए हैं उसका तो उदाहरण नहीं है यहाँ पे। किसका उदाहरण? जो नीचे जो उई के बाद ऊ जो लिखे है ना केवल, उसका तो उदाहरण है। एक तो आपकी आवाज इतनी कट के आ रही है, एक बार प्लीज फिर से बोलें। जी महोदय, ये कह रहे हैं कि जो अमर जी दूर बैठे हैं। हाँ अब बताइए। हाँ आवाज जा रही है महोदय? हाँ जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि उई का उदाहरण आपने दिया तो समझ आ गया, लेकिन जो केवल उसके नीचे केवल ऊ जो दिए हैं, ऊ का अरे भी वो तो वही है, आदेश वो वही है, ऊ का ही ऊ बचता है। ये तो शुरू में बताया था, आप कहाँ थे जब ये बताया था कि यहाँ की संज्ञा हो गई तो ऊ बचेगा। हाँ हाँ जी, वो एक ही है, वो अलग नहीं समझे। अरे प्लीज ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, धन्यवाद। कोई बात नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ तो सबके नाम हो गए अब? जी 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 आचार्य जी। अच्छा हाँ, एक चीज थोड़ा अभी इसका तो वो तो बताना रह गया, इसको संस्कृत में कैसे सिद्ध करना है। जी शायद उकारा प्रक्रिया जनितम, यहाँ ये वाला है, दिखाई दे रहा है आपको? तो इसको कैसे लिखना है, इसका एक तरीका देखिएगा कि किम उ उक्तम इत्यत्र इकोणचि इत्यनेन उकारस्य यणि प्राप्ते तत्प्रवाद्य निपात एका जनांग इति सूत्रेण उ इति निपातस्य प्रक्रियायाम। हाँ, इन्होंने सवर्ण दीर्घ नहीं लिखा, इन्होंने इसे छोड़ दिया है, आप उसे सवर्ण दीर्घ को भी ऐड कर लीजिए। आप इसको कैसे संस्कृत में बनाओगे कि मु उक्तम इत्यत्र इकोणचि इत्यनेन उकारस्य यणि प्राप्ते और तत्प्रवाद्य या फिर तम प्रवाद्य अक सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घे प्राप्ते और तम प्रवाद्य निपाते का जनांग इति सूत्रेण उ इत्यस्य निपातस्य प्रक्रिया संज्ञायाम प्रक्रिया जनित्यम इति सूत्रेण प्रकृति भावे प्राप्ति। ये 1 2 3 4 4 चीज प्राप्त रहेंगी, ठीक है जी। तो क्या हो गया फिर? मैं उयो वोवा इति सूत्रेण उकारस्य विकल्पेन वकारादेशे किम उक्तम इति रूपम और वादेशा भावे प्रकृति भावे किम उक्तम इति द्वितीयम रूपम। आपको संस्कृत में भी इसे आना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि यह प्रतिपादन आप संस्कृत में भी करने में सक्षम हो, क्योंकि अब धीरे धीरे अब हमें संस्कृत की ही तरफ बढ़ना है। जितनी क्लासें गुजरती जा रही हैं, अगली क्लासों में अगली संधियों को जैसे ही पार करेंगे तो हम फिर अपना जो मीडियम है वो संस्कृत मीडियम को प्रधानता रखते हुए फिर आपको पढ़ाएंगे। अभी हमारी सभी स्लाइडें आप देखते होंगे संस्कृत में ही है। हमें कुछ भाषा संबंधी रुकावट के कारण, क्योंकि कई प्रकार के लोग जुड़े हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सुनेंगे तो ठीक हो जाएंगे, है ना। शुरुआत में ही यदि संस्कृत बोलेंगे तो हमें ये भय था कि वो भाग न जाएं, उन्हें डर न लगने लगे कहीं संस्कृत से। तो हमने सोचा कि एक न्याय है संस्कृत में कि लगुड़ा अपूपिकन न्याय। क्या नाम है? लगुड़ अपूपिकन न्याय। लगुड़ मतलब लाठी, अपूप मतलब पुआ, मालपुआ जिसे समझते हैं। तो लगुड़ अपूपिकन न्याय है। हम इस न्याय को ही आश्रित रखते हुए हमेशा अपना पठन पाठन कराते हैं। यह क्या न्याय है इसको आप समझिएगा। इस न्याय का यदि आश्रय आज मैं समझता हूं कि यदि संस्कृत भारती ली होती तो शायद उसकी रफ्तार दुगनी हो सकती थी जी लगुड़ अपूपिकन न्याय से। वो न्याय यह है मित्रों कि एक चूहा था, ठीक है ना, और
माता के घर में गया वो, और माता ने क्या कर रखा था कि एक लाठी में पुए फंसा के रख रखे थे। लाठी होती है ना, तो उस लाठी में क्या किया था, पुए फंसा के रख दिए थे ऐसे। अब चूहा आया, चूहे ने पहले तो पुआ खाया, अब पुआ खत्म हो गया, वो लाठी पे चिपका, वो लाठी का भी नंबर आ गया, बेचारा लाठी भी खा गया। तो चूहे तो बड़े शैतान होते हैं, है ना, मतलब पूरी नहीं खाया, कुतर के रख दी उसने वो जिस पर पुए चिपके थे, इस डंडी पर। जितना इसका कहने का मतलब क्या है, रहा। इसको कहने का मतलब है कि खाने तो वो पुआ आया था, लेकिन खा लाठी गया, लाठी को भी उसने चबा लिया। इसी तरीके से मित्रों, हम सब, आप संस्कृत को यहाँ लाठी समझें और अन्य भाषाओं को पुआ समझें, तो आप उसी हिसाब से अब वो लाठी भी खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसे कहते हैं लघुडापुटे कन्या। मतलब यह है कि भाषांतर के साथ, जैसे किसी की मातृभाषा मराठी है, किसी की मातृभाषा राजस्थानी है, तो अलग अलग जो हैं वहां पर मातृभाषा है। हमें चाहते हैं मातृभाषा के साथ संस्कृत का शिक्षण, मातृभाषा के साथ धीरे धीरे उससे संस्कृत भी सीख जाएगा आगे चल के। जैसे आजकल की तुम हिंदी देख रहे होगे, आजकल आपने बहुत सारे वक्ता सुनते देखे होंगे, हिंदी हैं सुने होंगे सबसे, तो वो क्या करते हैं, उसमें इंग्लिश इतनी घुसा के बोलते हैं तो वो हिंदी की बजाय वो इंग्लिश हो गई। अब उसको आपका यह जो गूगल है वो उसको अब ना इंग्लिश कहता है ना हिंदी कहता है, वो इंग्लिश कहता है। अब ऐसे धीरे धीरे वो उसमें प्रवीण होते चले जाएंगे। हैं, जो इतनी ज्यादा हिंदी बोल रहा है, कुछ उसमें मिला के उसने इंग्लिश बोली, अब धीरे धीरे वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया। यही तरीका हमें इधर करना है कि अभी संस्कृत वो अभी हिंदी बोल रहा है, या फिर वो अपनी कोई मातृभाषा बोल रहा है, धीरे धीरे उसके साथ जुड़ करके 4-5 शब्द संस्कृत के बोलेगा, कुछ नहीं तो क्रियापद संस्कृत के बोल, है संज्ञा पद को छोड़ दो तो क्रियापद संस्कृत के बोलो। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम इस तरीके से संस्कृत में बना सकते हैं, है ना। तो मैं इसलिए आपको अभी संस्कृत में यह सब दिखाता हूँ, इसका एक ही उद्देश्य है। और अब हम चलते हैं अगली संधि पर, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। बहुत सरल संधियां में, क्योंकि प्रकृति भाव संधि में आपको करना कुछ नहीं, सिवाय समझना है बस जी। तो अब ये संधि है, ये भी प्रकृति भाव वाली ही संधि है। इस संधि में क्या है मित्रों, एक सूत्र है, एको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य, ऐसे इसको पढ़ना चाहिए, एको सवर्णे, मैंने कहा खंडा कर का उच्चारण नहीं करना है, एको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य, इस प्रकार से पढ़े। क्या अर्थ है इसका? अर्थ बहुत सरल है कि पदांता इको, यहां तक एक समझना, पदांत इको अर्थात पदांत एक होना चाहिए। तो उसको क्या हो जाता है, ये थोड़ा ओ की मात्रा यहां से कट गई है, ह्रस्ववास्यु, ऐसे समझ लेना। पदांत एक को ह्रस्व हो जाता है, ह्रस्ववास्यु, उसको ह्रस्व हो जाता है पदांत एक को, है उसका कार्य बता दिया। पदांत एक को क्या होगा, उसका कार्य बता दिया, ह्रस्व होगा। और कब? स्यु असवर्णे अचि, असवर्ण अच परे हो। थोड़ा ऐसा है, निकालना आप सीख गए होगे शायद संधि करते करते, और ये विसर्ग संधि में भी और अच्छे से सीख जाओगे ऐसी संधियां। तो सूत्र का अर्थ ये बना कि पदांत जो एक होगा, ठीक है, उसको ह्रस्व हो जाएगा। ओके, कब? असवर्ण अच हो, इधर मतलब इधर प्लस के राइट साइड में, असवर्ण अच। अब असवर्ण क्या है, तो पहले सवर्ण संज्ञा तो जाननी पड़ेगी ना, और सवर्ण संज्ञा तुम जान चुके हो जी जी, है ना। असवर्ण कच का मतलब यही हुआ कि अ से अपरे ना हो, आ से भिन्न हो, पर ई सॉरी वो एक में नहीं आता है, उसे ई से स्टार्ट करना चाहिए। ई से ई नहीं परे हो, ई से भिन्न कोई स्वर हो जी, ऊ से ऊ नहीं परे हो, उससे कोई भिन्न स्वर हो, वो उसे कहेंगे असवर्णाच। ठीक है जी, एक जैसे ना हो। हाँ, एक जैसे ना हो, ये कहने का मतलब है। बहुत अच्छे। और री और ली का हुआ तो री ली तक तो बात नहीं पहुंचेगी, अभी ध्यान देखो, ध्यान से सुनो, अभी एक ही उदाहरण है यहाँ पर। अच्छा, हाँ हाँ, री ली तक ये बात पहुंचने वाली नहीं है, और पहुंचेगी तो उसके उदाहरण हम सोचेंगे। इन्होंने चूंकि अभी एक ही उदाहरण प्रस्तुत किया है आपके मूल ग्रंथकार ने, बाकी और होंगे तो उनको भी सोच के कहेंगे आपसे। और हाँ, अरे श्याम सुंदर जी, यदि मेरी बात सुन रहे हो, कल उन्होंने प्रश्न किया था, अब वो जी बड़े भैया आ जाते हैं कि वो अवैदिक इति शब्द के परे रहते, तो यह कार्य होता था, आपने जो पिछला पढ़ा संबोध वो वाला जी संबुद्ध साकल्य श्वेता बनारसी। जी जी हाँ, तो इसमें क्या था, अवैदिक इति परे रहते क्या था ना, तो अवैदिक इति क्या है, वो वेद वाला इति कौन होता है, आपने प्रश्न पूछा।
जी 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 वेद वाले टी का उदाहरण भीमसेन शास्त्री जी ने धहमी व्याख्या में दे दिया है, उसे आप वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। जी ठीक है, आपको वहां मिल जाएगा। जी आपके पास पुस्तक नहीं हो तो मैं आपको भेज दूंगा, जी 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 जी। उसको आप देख लीजिएगा। वो उदाहरण क्या है, वो सतपथ ब्राह्मण से उद्धृत किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 हाँ ठीक ठीक ठीक। है फिर। है कल मैंने भी खोजा था उसमें यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा में हाँ हाँ, तो मुझे कोई ऐसा प्राप्त हुआ नहीं। अरे प्राप्त होगा आपको, हम भेज देंगे। ठीक है, अच्छा हम जी आपके जी जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बार बार याद रखते हैं कि कौन क्या पूछा जी था। अब हमें अचानक जी ध्यान आ गया इनके कुछ जी जी पूछने से, तो जी जी फिर जी 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 जी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इस सूत्र को समझ गए होंगे, पदांत एक को ह्रस्व करना है असवर्णच के परे रहते। आइए देखते हैं, चक्री प्लस अत्र, ये कंडीशन है। आपको इस सूत्र को यहां घटाना है। तो पदांत एक, पदांत एक तो आप समझ रहे होंगे कि चक्री की ई है एक, जी उससे असवर्ण अच परे है, मतलब ई से अपरे है, तो असवर्ण हो गया, असवर्ण अच है। जी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उस पदांत एक को ह्रस्व हो जाएगा। पहले पदांत तो समझे, पदांत कैसे है। तो मैंने आपको बताया था पदांत समझने के लिए क्या आपको क्या करना है मित्रों, आगे आप अजंत पुल्लिंग में सु औ जस अम औ सस इस प्रकार के 21 प्रत्ययों को है पढ़ने वाले। उन 21 जगह में से कहीं का वो रूप होना चाहिए, मतलब सुबंत का कोई एक शब्द होना चाहिए, वो आप उसे पद कहें, बल्कि सुबंत का पद होना चाहिए। तो आपको अभी शायद इसमें पद नजर ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं चक्री शब्द चक्रिन नकारांत शब्द है एक। चक्रिन नकारांत शब्द के इस प्रथमा विभक्ति का रूप है चक्री। चक्री, चक्रिणौ, चक्रिणा। चक्री का मतलब चक्र है जिसके पास, वो चक्री अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण जिनके पास चक्र है, ठीक है ना, तो वो चक्री उनके लिए आता है। और ये गोपाल सहस्त्र नाम में भी आता है, क्या आता है, सृगवी, चक्री, इस प्रकार के आए हैं ना कुछ वहां पर प्रयोग गोपाल सहस्त्र नाम में, बनमाला, धरो, सृगवी, ऐसे चक्री वगैरह ये सब आए हैं उधर। और ये विष्णु सहस्त्र नाम में भी आया है शायद उनके लिए, यहाँ है 1000 जो नाम है उनमें। तो चक्री मतलब हो गए भगवान विष्णु, और ये चक्री सुविभक्ति का रूप है। रूप ऐसे चलते हैं चक्री, चक्रणौ, चक्रिणा, और जो भी यहाँ के रूप है वो हम जब आपको षडलिंग प्रकरण पढ़ाएंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे सब। बस आपको ये समझना है कि ये पद है और पद के अंत में एक है, एक मतलब ई, ठीक है जी। तो पदांत एक है, पदांत एक को ह्रस्व हो जाएगा, सवर्णच पर है बाद में, ये तो ये ह्रस्व कर दिया आपने, देखो ये ह्रस्व कर दिया ना जी जी। अब ह्रस्व करने के बाद क्या हो गया, चक्र अत्र एक रूप बन गया। तो कह रहे हैं क्या इससे पहले कोई सूत्र प्राप्त नहीं था क्या, एक वो सवर्णे साकल्य से ह्रस्व से पहले कुछ प्राप्ति नहीं थी क्या यहाँ पर। तो सुमित जी बताइए चक्रीयत्र में क्या प्राप्त था, यण, ई को, हाँ ई को यण प्राप्त था, है ना, यह हो सकता था। तो उस यण को क्या कर लिया, यहाँ पर जो यण प्राप्त था उस यण को बांध लिया एक वो सवर्णे साकल्य से ह्रस्व कर दिया। जी हाँ जी, ह्रस्व कर दिया का मतलब आप ये समझना, आप ये प्रकृति भाव संधि पढ़ रहे हो, ह्रस्व कर दिया का मतलब है कि ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव कर दिया, ह्रस्व कर दिया पर वो प्रकृति भाव है जी, ठीक है जी। चलो आप ऐसा ह्रस्व कर दिया, ठीक है ना, चलो अच्छा, तो ह्रस्व कर दिया तो रूप बन गया आपका ये वाला चक्रीयत्र। अब फिर प्रश्न उठता है कि अब ह्रस्व हो जाने के बाद अब तो चूंकि चेंज हो गया, पहले दीर्घ था वे ह्रस्व हो जाए, तो अभी भी यण संधि पीछा नहीं छोड़ने वाली, कि अब फिर यण संधि हो जाए। तो उसके लिए आपके ग्रंथ में एक पंक्ति लिखी है, यह ह्रस्व विधि सामर्थ्यात सामर्थ्यात न स्वर संधि, वहां डबल नकार है ना, वो संधि कर लेना, एक संधि के कारण है। आपको क्या करना है, सामर्थ्यात और न ऐसे उसे अलग करना है। ये क्या संधि है, हम आपको हल संधि में अब जल्दी ही पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अभी समाप्त हो चली है संधि जी। तो यहाँ क्या मतलब है इसका, ह्रस्व विधि सामर्थ्यात न स्वर संधि। मैं इस पंक्ति का अर्थ आपको क्लियर करता हूं कि ह्रस्व विधि सामर्थ्यात अर्थात ह्रस्व विधि आपने यहाँ पर की है, क्या कार्य किया है, एक सवर्णे साकल्य से ह्रस्व किया है ना, यहाँ पर ह्रस्व करके तो रूप बना था। तो ह्रस्व विधि सामर्थ्यात अर्थात ह्रस्व विधि के सामर्थ्य से कि उसके प्रभाव से, आप ये कहिए समझिए, इसकी ताकत से है,
ह्रस्व विधि के सामर्थ्य से क्या होता है, न स्वर संधि, स्वर संधि नहीं होती। स्वर संधि का मतलब है अच संधि। अच संधि मतलब कोई सी भी अच संधि नहीं होती। यहाँ पर तो यण संधि प्राप्त है उन अच संधियों में से, स्वर संधि में से जी जी तो कोई सी भी स्वर संधि नहीं होगी। क्यों, ह्रस्व विधान कर दिया। तो ह्रस्व विधान सामर्थ्य है क्या, कह रहे भैया ह्रस्व विधान सामर्थ्य यह है कि जब आपको यणादेश करना ही था तो इतना आपने श्रम क्यों किया, कि पहले आपने उसको जो दीर्घ को ह्रस्व बनाया, अब ह्रस्व में फिर आप यणादेश की प्राप्ति दिखा रहे हो। यदि यण ही करना था तो दीर्घ में ही करके छुट्टी करते ना, जब यण ही करना था तो सीधे ह्रस्व न करते, वहीं से संधि। हाँ, तो इससे यह पता चलता है कि आचार्य ने अर्थात पाणिनि जी ने दीर्घ में ह्रस्व किया है, अथवा ह्रस्व विधान सामर्थ्यात यहाँ पर स्वर संधि नहीं होगी, क्योंकि ह्रस्व किया है मतलब ह्रस्व समुचित प्रकृति पर भाव किया है। ठीक है ना, तो यह आप समझिएगा। तो यहाँ पर एक ये रूप बन गया। पर मित्रों आपको पता हो कि चक्रियत्र का ये रूप तो ये बन गया, लेकिन ये सूत्र ये भी विकल्प से करता है। वाह पद को देखते जाइए, जहां वाह हो वहां विकल्प हो जाता है ना, वास्य। तो वो विकल्प से करता है, तो इसका मतलब एक बार तो भैया ह्रस्व होगा तो ये वाला रूप बन जाएगा, और एक बार ह्रस्व नहीं होगा तो क्या करें, तो भैया ये दीर्घ वाला है ना, एक बार ह्रस्व नहीं होगा तो जो यण संधि यहाँ प्राप्त थी दीर्घ में, तो अब उसे यण संधि कर लेना, ई को यह एक रूप बन जाएगा चक्रयत्र। क्या रूप बन जाएगा, चक्रयत्र। चक्रयत्र की लिखावट आपके किताबों में शायद कुछ अलग अलग तरीके से हो सकती है, जो आपके पास पुस्तकें हैं तमाम, पर आपको यहाँ पर यह समझना है कि लिखावट के च के बाद क, और क जो है आधा है, उस क में है फिर र, और रा भी आधा है, और उसके बाद है य, वो भी आधा, उसके बाद क्या है पूरा या, और यह तो पूरा हो जाएगा क्योंकि उसमें अ मिल जाएगा। ये आप वर्णों की कंडीशन रखिएगा, है ना। यदि आप यूनिकोड जानते हो तो यूनिकोड में आप इन्हें जैसे टाइप करेंगे अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, तो उनको ऐसे ही मिला करके कुछ लिख देगा वो, ठीक है तो आप उसे पर ऐसा ही समझें ऐसे। चलिए, तो ये चक्रियत्र दूसरा रूप बन गया, ठीक है जी। चलो, अच्छा अब एक चीज और बची है इसमें कि ये क्यों कहती हो कि वो पदांत एक ही होना चाहिए, मतलब एक का विशेषण इन्होंने क्या किया, पदांत बनाया, कि वो पदांत एक होना चाहिए। क्या ये साधारण कोई सा भी होगा वो नहीं चलेगा क्या, पदांत का एक क्यों चाहिए है, तो इसलिए प्रश्न किया पदांता इति किम, कि पदांत हो ऐसा क्यों कहते हो, तो कहा गौर्यऊ, क्या कहा, गौर्यऊ। पदांत नहीं कहते तो जी गौर्यऊ बनाने में थोड़ा आपत्ति होती, उसमें कुछ दोष आता, कि क्या दोष आता जी बताइए थोड़ा सा, ठीक है तो क्या दोष आता, तो हम वह दोष आपको बता रहे हैं कि गौरी प्लस औ। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। औ ये सुप है, औ क्या है, ये सुप है ना, सु औ जस, यह प्रत्यय जो आप अजंत पुल्लिंग में पढ़ेंगे, उन प्रत्ययों में मैं आपको बार बार बताता हूं कि वो 21 विभक्तियां हैं, उन 21 विभक्तियों में वो औ एक प्रत्यय है, तो वो सुप है। तो इसका मतलब है सुबंत की ही पद संज्ञा होती है, तो मतलब पद संज्ञा होगी इतने की, और पद के अंत में कौन है, अब औ। अब पद के अंत में कौन है, औ। अच्छा, अब गौरी की ई तो पद के अंत में नहीं है ना, क्योंकि वो तो बीच में आ गई, क्योंकि पद संज्ञा तो इस समुदाय की हुई है, और ई तो बीच में आ गई, पद के अंत में यहाँ पर है औ। तो यहाँ पर जो गौरी की जो ई है वो पद के अंत में नहीं है, नहीं होने से क्या होगा, एको सवर्णे साकल्य से ह्रस्व यहाँ लगेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यह सूत्र पदांत में ही लगता है, अपदांत में नहीं लगता, मतलब पद के अंत वाले अक्षर पे लगेगा। पद का अंत वाला अक्षर एक होना चाहिए, लेकिन पद का अंत अक्षर ये तो औ है यहाँ, और ई तो ये बीच में आ गई है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर, यह प्रकृति भाव संधि मतलब एको सवर्णे साकल्य से ह्रस्व नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, एको चीज से यथावत यण हो जाएगा। तो गौरय करना आप जानते ही है, और गौर्य बना देगा। तो ये अभी तक का ये था। एक चीज और दिखा दें, फिर आप लोगों के सभी प्रश्नों को लेते हैं, ये सिद्ध कैसे किया जाता है, यह रूप उसको भी देख लीजिए। ये वाला ही है,
चक्रियत्र कैसे लिखना चाहिए, वो देख रहे हैं। चक्रियत्र इत्यत्र एकोणचिति सूत्रेण इकारस्य स्थाने यणत्वेन यकारे प्राप्ते और एको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य इति सूत्रेण विकल्पेन पदान्त इकारस्य क्या है ये ह्रस्वत्वे कृते चक्रियत्र इति प्रथमम रूपम, ऐसा पहला रूप बनेगा। और ह्रस्वत्वाभाव पक्षे यणि कृते चक्रियत्र इति द्वितीयम रूपम सिद्धम, ठीक है। और फिर लिखा है कि कृते ह्रस्वे ह्रस्व विधि सामर्थ्यात यण संधि न भवति, ये उसी का अर्थ है अभी जो बताया था, ह्रस्व विधि सामर्थ्यात न स्वर संधि, जो आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में जो पंक्ति दी हुई है वो जी। चलो क्योंकि तथा सती ह्रस्व से वही अर्थापत्ति, क्योंकि यदि तुम वैसा करोगे तो ह्रस्व व्यर्थ हो जाएगा जी, ह्रस्व व्यर्थ हो जाएगा वैसा। ह्रस्व विधान। हाँ, फिर प्रश्न किया कि पदांता एक इति किमर्थम उक्तम, अभी वाली जो पदांता किम गौर्य बता रही, तो का इति प्रश्न, ऐसा प्रश्न होने पर गौर्यौ इति उत्तरम, गौर्यौ यह उत्तर आता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात यदि पदांता इति विशेषणम नोच्येत तर्हि अपदान्तस्यापि एक ह्रस्वत्वापत्ति आपतेत, अपदांत एक पर भी ह्रस्व की आपत्ति आ जाएगी। तो वैसा करने से क्या होगा कि गौरी औ इत्यत्र अपदान्तस्य इकारस्य ह्रस्वत्वे सति सामर्थ्यात यणेव न स्यात्, यण नहीं हो पाता, तस्य गौर्य इति रूपम न सिद्धे, तो गौरी रूप नहीं सिद्ध हो पाता, इसलिए पदांत रखना सूत्र में आवश्यक है। पदांत रखने से क्या होता है, गौर्य में अब ये एको सवर्णे साकल्य से ह्रस्व से नहीं लगेगा, बल्कि वहां तो पदांत नहीं है, अपदांत है, अतः वहां पर एको णची लग जाएगा वहां पर, ठीक है जी। चलो, तो अब है ये, अब और इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे दंडी प्लस आह, ये उदाहरण किसके हैं, ये उदाहरण है आपके को सवर्णे साकल्य से ह्रस्व से सूत्र, जो आप चक्रियत्र ह्रस्व वाली संधि समझे हो ना, अर्थात यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ देखो यहाँ पर एक तो एकोणची सूत्र से हो सकता है दंडी प्लस आ, पुरानी संधियों को स्मरण करिएगा, और दूसरा काम क्या हो सकता है, इको सवर्णे साकल्य से ह्रस्व से करके ह्रस्व हो सकता है, ह्रस्व हो सकता है जी, ठीक है। तो फिर क्या बचेगा, दंडी प्लस आ, तो एक तो ह्रस्व हो जाएगा तो दंडिया, और नहीं तो ये दूसरा रूप है दंड्या, जब यण हो जाएगा तो दंड्या, तो विकल्प से होता है ह्रस्व, एक बार ह्रस्व हो गया तो ह्रस्व वाला रूप, जब एक बार ह्रस्व नहीं होगा तो बेचारा यण आ जाएगा, उसे मौका मिल जाएगा तो एक बार यण वाला रूप, ठीक है। ज्ञानी आगत, ज्ञानी आगत, ज्ञानी आगत, जी जी। मैं ये मन में संशय हो रहा मेरे कि विकल्प से वो कब करेगा और कब नहीं करेगा। विकल्प से वह एक बार तो ह्रस्व कर देगा जी, ह्रस्व करने पर ये रूप बनेगा, इस संधि विच्छेद यही रखना, सेम संधि विच्छेद एक ही रहेगा जी। जब वो ह्रस्व कर देगा, ह्रस्व करने के बाद यह रूप बन जाएगा दंडी आह, पहला रूप। अब वो एक बार ह्रस्व नहीं करता है, ह्रस्व नहीं करता है तो हमें क्या करना है, इसी वाले रूप में, मतलब पहले वाले संधि विच्छेद में, रूप में मत कहना, क्योंकि यहाँ तो ह्रस्व विधि सामर्थ्यात यण संधि इस कंडीशन में हो नहीं सकती, इस वाली कंडीशन में जहां पर आपने ह्रस्व किया हुआ है जी हाँ, है ना। लेकिन जब वो ह्रस्व विधि विकल्प है, तो विकल्प होने से क्या होगा कि अब सूत्र इसी कंडीशन में, जैसे इसी कंडीशन में आपका इको सवर्णे साकल्य से ह्रस्व लगा था, उसी कंडीशन में यणादेश भी प्राप्त था तभी, तो एक बार ह्रस्व कर हो जाएगा, ह्रस्व पक्ष में तो यणादेश नहीं होगा, लेकिन जहां पर वो नहीं, एक बार नहीं लगता तो दंडी यह इसी कंडीशन में द्वारा से आपको क्या कर लेना है, यणादेश कर देना है जी, समझ गए ना। हाँ, दीर्घ वाले को ही ध्यान में रखना। चलिए, तो ये पूछ रहे थे सूर्यकांत जी, रिक्शा, री का भी कहीं वो री परे का भी उदाहरण मिलेगा क्या, देखो री परे का तो मिल तो गया है, बली रिक्शा मिल गया है, पर पूर्व में री का नहीं मिल रहा, अभी दिखाई दे रहा है पूर्व में री का, क्योंकि एक कहता है ना सूत्र तो जी जी हाँ, हाँ, तो बलि रिक्शा तेजस्वी आगच्छत, और ये सब देख रहे हो, धनी ऐच्छत, ऐसे ही उदाहरण दिए हैं। री वाला इन्होंने दिया नहीं है, होगा तो हम ढूंढेंगे, ऐसा हो सकता भी है कि नहीं, ये भी प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि दीर्घ वाले शब्द कम पाए जाते हैं, ये सब ये चक्कर है उनके साथ में। दीर्घ री वाले जो हैं, दीर्घ री और ली तो दीर्घ होती नहीं, सबसे पहले ली की तो छुट्टी हो गई, हाँ, अब री की संभावना है दीर्घ, पर दीर्घ री दंत वाले शब्द बहुत अति अल्प एका दुक्का होगा, वो सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ है, तो मुझे लगता है उसके उदाहरण मिलते बहुत कम है, तो उसको दिया नहीं है ज्यादा से ज्यादा,
जी ठीक है, तो चलो अब आप लोगों के कुछ प्रश्न उत्तर हैं उनको ले लेते हैं, फिर आज समापन करेंगे। जी, अंकित उपाध्याय जी का है। बोलिए अंकित जी। अंकित जी शायद उसमें हो गया ना, चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी। सूर्यकांत शर्मा जी। जी हाँ आचार्य जी, वो असल में अन्य उदाहरण देखा तो मुझे लगा कि शायद उसमें हो जाएगा करके, जो सुधी उपास्य हम किए थे वो भी उसकी अरे इसके वाह, उदाहरण में आ सकता है क्या? अरे वो पक्का आ सकता है। हम सोच रहे थे या कोई पूछ ना दे, हमें सोच रहे थे ये कोई पूछ ना दे है? ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है कि सुधीपास्य में क्यों नहीं हुआ, है ना? तो भैया सुधीपास्य में क्यों नहीं हुआ, हमारे बहुत सारे विद्वान इस गढ़ में उपस्थित हैं, अभी बहुत सारे प्रश्न बना बना करके भेज रहे थे, हम उनको पढ़ नहीं पाए, थोड़ा थोड़ा लंबे थे ना, इस कारण से। तो हम चाहेंगे कि इस चीज की चर्चा एक बार ग्रुप में हो जाए, है? और सूर्यकांत जी यदि कोई उत्तर नहीं देगा तो हम आपका इसको उत्तर आपको कल दे देंगे। जी जी जी। एक आध प्रश्न छोड़ देना चाहिए, जी क्या समझे? जी जिससे कि और लोग भी तो ढूंढे, कुछ पता चल रहे सब काम गुरुजी ही कर रहे हैं, आप लोग फ्री हो गए इसलिए कुछ लोग इसका उत्तर देंगे अब, क्योंकि मैं आपको ये सब पढ़ा चुका हूं, यहाँ तक की कंडीशन और पूर्व वाली कंडीशन भी आप जान चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग ही दें, विद्वान लोग हैं सब। और प्रश्न का और जिन्होंने नाम लीजिए उनका। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी। प्रणाम करता हूँ बड़े भैया। जी महादेव बोलिए। यही प्रश्न मेरा भी था जो सूर्यकांत जी का था। अरे तो अब मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ, ये जो चक्री जो दीर्घ इकार है, तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा ईदु दे द्विवचन प्रगृह्यम से ही होगी ना? ओहो, वो द्विवचनांत की करता है। मैंने अभी आपको पढ़ाते वक्त ये बताया था, चक्रीय प्रथमा विभक्ति का रूप है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। वो तो वो कहाँ करता था, वो हरी जो प्रथमा का द्विवचन आ गया जहाँ। जी जी जी, मैं ये चक्री को द्विवचन ही समझ बैठा। नहीं, ये चक्री प्रथमा का है। मैंने रूप भी आपको चला के बताए थे, चक्री, चक्रिणौ, चक्रिणः, चक्रिणा। ठीक 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 ठीक, ऐसे चलेंगे। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी गुड, सबके लिए लाभदायक है। जी जी, प्रणाम बड़े भैया। और हाँ, और एक प्रश्न और था, मेधा जी ने हाथ उठाया था, उन्हें कोई शंका हुई थी, फिर क्या हुआ, समाधान हो गया? जी जी, मेघा जी का आया था, अभी हाथ तो उनका नहीं दिख रहा है। नहीं, मैंने थोड़ा सा देखा था पर मिस्टेक हो गया था। अच्छा, ठीक। हाँ, मुझे ये लगा कि मेधा जी तो कभी प्रश्न पूछती नहीं, आज ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है कि कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। कुछ तो श्रोतागण है ना, हमारे परमानेंट श्रोता हैं, जिन्हें कभी पूछना नहीं, कुछ बताना नहीं, कम से कम है। तो कुछ परमानेंट श्रोता है, अच्छी बात है, होने चाहिए। पर आप लोग सक्रिय रहें और जिनको नहीं समझ में आता है वो प्रश्न पूछें, और उन लोगों की सहायता करें जो कुछ लोग और नहीं समझ पा रहे हैं। जब ग्रुप खोला जाए करे तो आप उसे देखा करें कि किसको कहाँ समस्या हो रही है, उसको बताएं करें। तो चलो, मुझे लगता है आज के लिए पर्याप्त है? चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणमामि श्रीमंत।